सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डोमिनर की 400, लेकिन मीटर देख के अगर बता पाएंगे ये है पुराना वाला वर्जन। अब इसके बारे में करने वाले हैं आज हम पूरा ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे ओनर से इसकी पूरी जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं उसके बारे में, क्या क्या ओनरशिप एक्सपीरियंसेस रहे हैं और ढेर सारी बातें करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। चैतन्य भाई हमारे सामने मिल चुके हैं। चैतन्य भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया। चैतन्य भैया, पहली स्टोरी यही है, डोमिनर 400 कहाँ से बनी आपके लिए? डोमिना 400 कहाँ से बनी? अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, ये हमारे लिए एक इंडियन बाइक हमारी है, तो आई वाज थिंकिंग कि हम अपनी इंडियन बाइक को ही प्रमोट करें आगे। हाँ, आगे इन फ्यूचर रहेगा कि हम कोई और भी मशीन लेके आए, पर एक स्टार्टिंग मेरी इंडियन बाइक से होनी चाहिए थी। जो मैं चाहता कि जो मैं अपनी इंडियन बाइक को लेके अलग अलग जगह में जाऊँ, और काफ़ी सारे लोगों ने किया भी इस चीज़ को लेके। वो अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें एक पर्सन अपनी डोमिना को लेके अंटार्कटिका पहुंच गए हैं। तो मैंने वो पोस्ट देखी थी, अभी रिसेंटली देखी थी वैसे तो मैंने पोस्ट, पर ये था कि स्टार्टिंग से था कि मैं चाहता था कि मेरी फर्स्ट बाइक इंडियन ही रहे, इंडियन मशीन ही रहे, ताकि लाइक आई प्रमोट माई इंडिया। एंड वहीं से मेरा थोड़ा बहुत बाइक को लेके अपनी इंथुजियास्टिक बोलूँ या फिर अपनी वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास वो बोलने के लिए, ताकि जिज्ञासा मेरी उठ रही थी इंडियन बाइक को लेके, तो मैंने डोमिना 400 लेने की सोची। और भी ऑप्शन थे 400 वर्जन में, उसी टाइम न्यू हिमालयन भी आई थी शेरपा इंजन के साथ, पर ये था कि वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी सी भी हो रही थी, काफ़ी ऊंची भी हो रही थी मेरे लिए वो, तो डेली यूज़ के लिए इतनी मैन्युवरिटी नहीं हो पा रही थी उससे। तो मैंने इसकी भी टेस्ट राइड ली थी, उसकी भी टेस्ट राइड ली थी, दोनों मेरे लिए बराबर ही थी इंजन वाइज, पर ये था कि मोस्ट कम्फर्टेबली बोलूँ मेरे लिए ये थी। बेसिकली ये हम उस छोटे राइडर की बात है कि जो बंदा हिमालय लेने जाता है उसको भी डोमिनर लेनी पड़ती है क्योंकि हाइट छोटी रह जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे हाइट वाले भी चला रहे हैं, पर ये कि मोस्टली जो हमको टैकल करना पड़ता है दिल्ली गुड़गांव वाला जो होता है सीन होता है, वो होता है ट्रैफिक हमारे लिए। वो उससे मैन्यूवर नहीं हो पा रही थी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारे जैसे आपने बोला छोटे राइडर पैर नहीं बहुत ज़्यादा नीचे है, तो वहीं पर ही थोड़ा वो डिसएडवांटेज हो गया था, पर यह कि वो मशीन भी काफ़ी अच्छी है। सो ये तो आपने बताने का बहुत बहुत थैंक यू सर। अब मेरे को आपसे ये पूछना था, इसका जैसे आपने लिया, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे? मतलब बाइक आप एक एज अ कॉमन पर्सन, अगर कोई बंदा डोमिनर लेना चाहता है तो क्या उसके मन में थॉट आया कि हाँ यार डोमिनर में ये सब होता है या ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? जो भी आपके थॉट्स हैं खुल के बता सकते हैं। मैं पहले स्टार्ट करूँगा इसके वेरी गुड एडवांटेजेस है। इंजन काफ़ी अच्छा है 400 से, जिस हिसाब से इसका प्राइस रेंज है तो सबसे काफ़ी अच्छा इंजन है, रिफाइन बोल सकता हूँ, अच्छा है। पावर काफ़ी अच्छी है, टॉप एंड आप जितना निकाल सकते हैं आप उतना निकाल सकते हैं। मैंने अभी तक 150 के अराउंड टॉप एंड निकाली हुई है, तो काफ़ी अच्छा इंजन है। और अगर मैं इसका सर्विस के लेके बात करूँ, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप बाइक की बेसिक सर्विस कराने जा रहे हैं, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, नॉर्मल क्लीनिंग एंड ऑल, तो आपके अराउंड 2000 से लेके 3000 के बीच में हो सकता है वो। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें चेंज करानी है तो वो थोड़ा वेरी कर सकता है आपकी पॉकेट को लेके। बाइक की स्टार्टिंग अगर आप चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बाइक है ये। एंड वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बिल्डअप की गई है। और जो इसका टैंक भी है वो भी 14 लीटर के अराउंड है, वो भी अच्छी खासी चले जाती है। एंड अगर आप फुल टैंक कराने चाहे तो कम से कम ये आपको, अगर आप इज्जत से चलाए तो अराउंड 400 से 500 किलोमीटर निकाल सकती है, अगर आप इज्जत से चला रहे हैं। एंड दैट्स ऑल। तो ये तो आपके वो वाले एस्पेक्ट से जिससे आप अपनी बाइक से सेटिस्फाइड है, लेकिन हर ओनर का दुख दर्द होता है अपनी बाइक के साथ। तो आपके जो भी दुख दर्द है आप वो भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। दुख दर्द तो बस एक ही है, इसका माइलेज। मैंने जैसे आपको बताया कि सर्विस में जहाँ पर आपके पॉकेट बचेगी, माइलेज में आपके वहाँ पॉकेट उतनी कटेगी। सो आप बोल रहे हैं कि जो रनिंग कॉस्ट है उससे आप इतना सेटिस्फाइड नहीं हो? स्टार्टिंग हाईवे में सेटिस्फाई हूँ काफ़ी, हाईवे में काफ़ी अच्छी निकल जाती है, अराउंड 28-30 के अराउंड उसकी माइलेज निकल जाती है। पर कि जैसे आप इसको सिटी में चलाए डेली रन के लिए, जैसे मैं इसका डेली रन के लिए मैं सिटी में चलाता हूँ, मतलब दिल्ली गुड़गांव चलता है मेरा रोज़, तो उसमें मेरा लाइक 4 या 5 दिन में कम से कम 1000 रुपये का पेट्रोल हो जाता है। तो ये तो हो गया वैसा। उसके अलावा जैसे इसके अंदर कैसे आपके कोई इश्यूज आए जिसमें आप बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे जैसे वेयर एंड टियर बहुत जल्दी हो गया किसी पार्ट का, या आप बोल रहे हो कि यार ये जिस कंपनी ने स्टॉक में अच्छी दी थी तो तुम्हें बाहर से लगवानी पड़ी, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? वेयर एंड टेयर तो अभी ऐसे बॉडी को लेके कुछ हुए नहीं है। बाकी स्टॉक वाली चीज़ बोलो तो जिस टाइम ये बाइक थी मार्केट में उस टाइम काफ़ी कुछ था बाकी बाइक्स को लेके भी।
जैसे हमारे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, राइडिंग मोड हो गया, और हैज़ार्ड की जो कंपनी हैज़ार्ड लाइट देती है वो हो गया। ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो ऑब्वियसली मुझे अलग से लगवानी पड़ी है। हाँ, मैं ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सब भी लगवा सकता, पर कि हाँ, हैज़ार्ड लाइट मैंने लगवा ली थी। बाकी उसके लाइक परफॉर्मेंस और बिल्डअप करने के लिए मैंने इसको इंटरनल भी ब्यूटीफाई किया और एक्सटर्नल भी ब्यूटीफाई किया। तो इसमें आप बेसिकली ECU रिवैपिंग वगैरह जो है में कर रखी है, राइट। तो उसके अलावा आप करते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात। काफ़ी लोग ये इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसके अंदर जो मॉड्स हो रखे हैं उसके बारे में ज़रूर बोलेंगे कि यार ये कितने का कराया। हाँ। तो आपने पहले ये बता दीजिए कि ओवरऑल कुछ अगर खर्चे का आपको अंदाज़ा हो कि यार इतना खर्चा मैंने मॉड्स में कर दिया वो, और क्या क्या करवा रखा है वो थोड़ा अगर वो भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वैसा देखा जाए तो ट्रू बाइकर नेवर रिवील्स इट, जेब खर्चा वाली थिंग, क्योंकि इसमें मुझे खुद काउंट नहीं है कि मैंने इसमें कितने खर्च कर रखे हैं, और अगर मैंने गलती से नंबर्स बोल दिए तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। प्रेम बहुत है आपको अपनी बाइक से और अपनी जान से। फिर कि एक जगह से कटूंगा तो दूसरी जगह से बच जाऊंगा, तो एक ही दोनों जगह बचने वाला, तो मैं नंबर्स ही नहीं बोलता। तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो मैंने पहले बेसिकली इसमें लगवाया था एक अपना बेसिक क्रैश गार्ड, ठीक है, हैज़ार्ड लाइट, ठीक है। और स्टार्टिंग वेरिएंट मैंने लगाया था एक फॉग लैंप लगवाया था मैंने, जो अब ख़राब हो गई है, एचजीजे की थी, वो भी काफ़ी अच्छी चली है, तो वो मैंने स्टार्टिंग में लगवाई थी। और नॉर्मल बेसिक लेमिनेशन मैंने इसमें करवाई थी, ताकि भाई बॉडी में अगर मैं हाईवे में जाता हूँ तो कोई चिप वगैरह ना पड़ जाए इसके ऊपर। एंड उसके बाद मैंने पहले तो क्रैश गार्ड लगवाया, फिर बाद में मैंने सैडल स्टे भी लगवाया था, ताकि मेरे पीछे की भी थोड़ी प्रोटेक्शन रहे, और आगे जाके मैं जैसे मैं लंबा टूर करने की सोच रहा हूँ तो उसमें भी मेरा लाइक सैडल बैग आराम से लग जाए, क्योंकि अगर मैं बॉक्स लेता हूँ तो बॉक्स को कैरी करना साथ बाइक के साथ और घर में रखना काफ़ी हैक्टिक सा हो जाता है, वो काफ़ी स्पेस ले लेते हैं वो। एंड उसके बाद मैंने लगवाई थी ये लाइट्स, ये एस्थेटिकली काफ़ी अच्छी लगती है, इसको आप एक तरह से रेड डेविल आई बोल सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैंने सिर्फ इसी के लिए यूज़ करता हूँ ये, क्योंकि एस्थेटिकली सामने से काफ़ी बल्की सी लगती है मुझे ये बाइक। एंड इसमें और भी मोड्स है, जो नॉर्मल वाइट हो गया, येलो हो गया, और ये आई थिंक मिक्स वाली भी है, और ये हैज़ार्ड वाला भी है, लाइक फॉर इमरजेंसी एंड ऑल। एंड उसके बाद ये मैड डॉग की अल्फ़ा लाइट आ जाती है, ये काफ़ी पावरफुल लाइट है ये। एंड इसमें भी ये पर नॉर्मल वेरिएंट है, इसमें ऐसा कुछ अंदर कुछ आता नहीं है, बस आपको ऊपर से फिल्टर लगाने पड़ते हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जो महंगी चीज़ जितनी सिंपल हो, इजी हो, वो ज़्यादा सही लगती है। तो बेसिकली आपका जो ये लेने का पर्पस बेसिकली आगे का जो पूरा हेडलाइट लगा, मतलब ये फॉग लाइट लगाने का जो सेटअप था वो इसलिए था कि अगर आपको थोड़ा टूरिंग फ्रेंडली अगर इसको बनाना हो तो फॉग लैंप्स का लेके आपको थोड़ा एक सहूलियत हो रही थी। हाँ, सहूलियत है, क्योंकि आपको पता है कि रोड का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ पर कैसे मिल जाती है, तो सब उसी से रिलेटेड है। मेनली ये मेरा हाई थ्रो के लिए हो गया, और ये मेरा थोड़ा लो थ्रो के लिए हो गया है, ये ताकि ये वाली थोड़े मेरे टायर के पास रहे, और ये थोड़ा रोड पे क्या हाँ रोड के लिए रहे, आगे ये थोड़ा हाई बीम के लिए रहे मेरे लिए। एंड इसके बाद बाकी मैंने इसमें स्टिकरिंग्स वगैरह काफ़ी करा रखी है, लैमिनेशन करा रखी है, 03 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो ये थोड़ा एक तरह से एक रेसिंग नंबर टाइप भी हो गया। एंड उस साइड को मैंने हल्क लिखवा रखा है, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने हल्क लगवा रखा है, तो जैसे ग्रीन भी हल्क भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। एंड इसके बाद मैंने पीछे की प्लेट लगवा रखी है, ये प्लेट एक टूरिंग बैग को रखने के लिए, क्योंकि जो उसका स्टॉक आता है तो उसमें थोड़ा जो बैग होता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड हो जाता है, थोड़ा मिसबैलेंस हो जाता है, हाँ, तो उससे थोड़ा राइडिंग हाई स्पीड राइडिंग में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो मैंने प्लेट लगवाई थी ताकि मेरा बैग ईजी रहे। एंड फॉर लाइक अभी जैसे मानसून चल रहा है तो उसके लिए मैंने छोटा सा बॉक्स लगवा रखा है, ताकि इसमें मैं अपना रेन कोट वगैरह रख सकूँ, क्योंकि बैग में थोड़ा हैवी सा हो जाता है। तो ये तो हो गया सर आपके उस सारे जो एक्सपीरियंस है जो आपने मॉडिफिकेशन बताए। अब मैं वैसे एक राइडर टू राइडर ऐसा कुछ सवाल पूछता हूँ, आपका जो इसके साथ ऑनेस्ट ओपिनियन है वो बताइएगा। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, आपको इसकी ब्रेकिंग का क्या फीडबैक लगा के रहा है? ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, जब तक मैं इसके कंपनी ब्रेक यूज़ कर रहा था तो वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड इनकी स्टॉपिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। अभी तो रिसेंटली मैंने चेंज किया है, मैं क्रैंक 1 यूज़ कर रहा हूँ उसमें, तो उसकी वजह से ब्रेकिंग और अच्छी हुई। पर हाँ, इसके जो कैलिबर है वगैरह है, जो डिस्क वगैरह भी है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये मुझे पूछना था, क्योंकि अब मैं भी एक डोमिनर और बन चुका हूँ। मेरे को पर्सनली इसका रियर ब्रेक का फीडबैक का बाइट उतना अच्छा नहीं लगता है एज कम्पेयर टू फ्रंट। फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छा काम करती है, रियर ब्रेक का फीडबैक थोड़ा ना लैगी आता है, थोड़ा जल्दी नहीं आता। तो उसके बारे में कुछ आपके थॉट्स है सेम? अभी तो लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, नोटिस भी नहीं हुआ है मेरे से,
एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जितनी बार ब्रेक मैंने दबाया है उतनी बार ब्रेक अच्छे से लगे भी है, थैंक्स टू गॉड। ब्रेक टाइम में लगना ज़रूरी होते हैं, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसे मेरे को ब्रेक्स में तो कुछ लगा नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, आपको इसका ओवरऑल जो राइडिंग का पोस्चर है, या एक तरह से बोलेंगे जिसे आप लॉन्ग टूर करना चाहते हैं, वैसे तो दुनिया जहान बोलती है कि डोमिनर इज द वेरी टूरिंग फ्रेंडली बाइक, बट काफ़ी लोग देखते हैं इसमें सीट कवर लगा देते हैं, सीट कुशनिंग करवा लेते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? ये मेरे भी एक काफ़ी वैसा है मिस पॉइंट है, मैं इसको भी ऐड करता हूँ माइलेज के साथ साथ। सीट काफ़ी स्टिफ सी है, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी लगती है, पर आफ्टर सम टाइम हमारे बटक्स एरिया को थोड़ा ये अनकंफर्टेबल करने लगता है, एज वेल एज राइडर एज वेल एज पिलियन को भी। तो थोड़ा एक टाइम बाद लगता है कि इसमें थोड़ी और कुशनिंग होती, थोड़ा कंफर्टेबल होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। यू रिकमेंड कि अगर कोई बंदा सीट कवर लगाना चाहे तो वो लगा ले, क्योंकि उससे थोड़ा बेटर हो सकता है। हाँ, सीट कवर तो लाइक वो डिफरेंट थिंग होगी, थोड़ा इसको कुशनिंग हो गया। हाँ, जेल आप कुशनिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मेमोरी फोम आती है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आप काफ़ी लंबा जा रहे हैं, नॉट इवन लंबा, अगर आप दिल्ली में भी राइड कर रहे हैं तो ट्रैफिक काफ़ी होता है, तो उसमें थोड़ा आपको हेल्प रहे। वैसे आपसे ये क्वेश्चन था सर कि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जैसे हम इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं, आप जब बता रहे हैं कि आपका जो रेगुलर ट्रैवल है उसमें ट्रैफिक बहुत होता है, तो उस टाइम पे थ्रॉटल का रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है कि जितना जल्दी आप रेड लाइट्स वो क्रॉस कर ले उतना हमारा फायदा हो जाता है टाइम को भी। नहीं, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसका, तो उससे आपका मतलब सेटिस्फाइड है उससे? सेटिस्फाइड और टोटली सेटिस्फाइड, उसका काफ़ी अच्छा है एकदम से। जैसे मैं क्लच छोड़ते ही अगर मैं रेस ना दूँ, ऑब्वियसली बंद होगी पर कि अगर मैं रेस दूँ तो हाँ ईजिली पिक हो जाती है फर्स्ट गियर में। और फाइनल कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये रहेगा कि वेट मैनेजमेंट जो इस बाइक का है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राई वेट ही इसका 193 केजीज का है, प्लस उसमें हम अगर कुछ मॉड्स करा जैसे आपने करवा रखे हैं, सैडल बैग वगैरह सब करवाने के लिए रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो 200 प्लस हो जाता है। 200 प्लस हो ही जाता है, और प्लस हम भी बैठे तो कम से कम अराउंड 300 हो जाता है, कि पिलियन बैठे तो आराम से 350, फिर बैग के साथ कम से कम हो ही जाता है तो थोड़ा सा। अभी 350 का एक नंबर लेके चलते हैं माइंड में, और फिर आप सोचते हैं यार मुझे ट्रिप पे भी जाना है, तो क्या लगता है कि अंदर से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली चाहे आप कितना भी बोल ले, अगर बाइक भारी है और आप हल्की सी भी गिर जाए आप पे, तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो उसके बारे में क्या थॉट है आपका? उसके बारे में तो भाई आप जितना अच्छा खाते हैं, जितना अच्छा जिम करते हैं, जितना अच्छा आपके पास स्ट्रेंथ है, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिकली जो बंदा जिम कर रहा है वही डोमिनर ले, ऐसी बात नहीं है, वही जिगरा वाले भी लोग ले सकते हैं इसको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। अगर गिरती है, अगर आपके लाइक देखिए कुछ बाइक्स उठाने के बेसिक स्किल होते हैं, चाहे वो हल्की बाइक हो या भारी बाइक हो, कोई सी बाइक हो, तो उसके बेसिक स्किल्स होते हैं उठाने के। तो अगर आप उसको उठा रहे हो तो बाइक इजीली उठ सकती है, ये नहीं कि आप उठा ही नहीं सकते बाइक। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर एक कि हाँ, अगर आपकी बाइक अगर हैवी हो रही है, या फिर बाइक आपकी पहले से ही हैवी है, तो कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में लेके चलनी पड़ेगी। अगर बाइक गिरती है तो आपको उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, किस हिसाब से उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। और लास्ट सवाल ये है सर, बजाज का ओवरऑल रिस्पॉन्स मार्केट में ना स्केची है, कुछ लोग उनके सर्विस सेंटर से बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तड़प रहे हैं कि भाई क्यों ले ली। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है पहला, और दूसरा अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जो बोल रहा है कि हाँ या तो बहुत अच्छा है या बहुत खराब था, वो भी आप खुल के शेयर कर सकते हैं। बाइक देखो, जब तक मैं इससे यानी कि बजाज की मैंने जितनी भी सर्विस कराई अपनी बाइक को लेके, तो सर्विस एकदम टॉप रही है। फिर एक वो टाइम बहुत ले लेते हैं एक बाइक में ही, वो कि अगर आप बजाज अगर आप सर्विस सेंटर सुबह सुबह जाओ तो आपको शाम तो लगी जाएगी। तो बस यही एक वो है। बाकी मैं अभी तक इसको 2 डिफरेंट बजाज शोरूम से मैं इसको सर्विस सेंटर से मैं इसको सर्विस करा चुका हूँ, दोनों से काफ़ी अच्छी सर्विस रही है। हाँ, अगर जिस पर्सन आप इस बाइक की सर्विस कर रहा है, अगर उसी पर्सन का हाथ इसमें वापस लगे तो ऑब्वियस रहेगी आपकी बाइक अपनी अच्छी रहेगी। तो ये तो हो गया आपका ओवर एक्सपीरियंस। अब मैं आपसे लास्ट सवाल बस यही पूछता हूँ कि एक बंदा मार्केट में एडीवी भी ढूंढ सकता है इसी बजट में, जिस बजट में आती है, सेम बजट में आपको थोड़ा सा पैसा और डाल के गोरिल्ला भी मिल जाएगी, और ये तो है ही, प्लस इसकी छोटी पेन NS 400 भी अवेलेबल है जो ज़्यादा प्रॉपर प्रोड्यूस कर रही है इस टाइम पे करेंटली। तो एज अ पर्सन अगर आपसे कोई बंदा एडवाइस लेना चाहे तो आप क्या उसको ये रिकमेंड करने को बोलेंगे, या फिर जो मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स है उस पर भी एक बार आप बोल सकते हैं कि हाँ? मैं ऑब्वियसली मैं किसी की पर्सनल चॉइस तो नहीं मैं बदल सकता कि किसी की पर्सनल चॉइस, अगर वो गोरिल्ला लेना चाहता है, अगर मैं उसको डोमिनार की तरफ करूँ, वो आगे जाके मुझे ही गाली देगा, भाई मैं तेरे कहने में डोमिनार ले ली थी, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इस चीज़ में किसी का माइंड मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ। देखो, पर्सन बाइक को चूज़ नहीं करता, एक तरह से बाइक पर्सन को चूज़ करती है, एज वेल एज द कार। जिसमें पर्सन कंफर्टेबल रहेगा, कार हो या फिर बाइक हो,
वो उसी पर्सन के लिए बनी हुई है। तो वैसे ही मैंने जब डोमिनर ली थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने हिमालयन भी ट्राई करी थी और ये भी ट्राई करी थी, तो इससे था डोमिनर को चला के लगा था कि हाँ ये मेरे लिए बनी है, मैं इसमें कंफर्टेबल रहूँगा, अगर चाहे उसमें मैं और भी लोडिंग्स करा लूँ, चाहे मैं इसमें जो कुछ भी करा लूँ, तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर मी एज वेल एज फॉर माई पिलियन ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूरा जितना दिल में था सब बोल दिया इस बाइक को लेके। मैंने इसको कुछ चीज़ें रह गई है इसमें, जैसे कि मैंने बताया नहीं, मैंने इसमें स्पार्क प्लग भी चेंज किया हुआ है और मैंने एयर फिल्टर भी चेंज किया फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। इसका मैंने चेन स्प्रॉकेट, चेन साइड मैंने पूरा चेंज किया फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप इसका अंदर से अगर बाइक को चेंज करें तो ऐसे सबको बाहर से भी करनी ज़रूरी पड़ती है। इसका मैंने ECU रिमैप करने के लिए, नॉट अ प्रॉपर रिमैप, अगर आप चाहो तो इसको फ्यूल एक्स की वजह से आप इसको स्टॉक मैप भी ला सकते हैं और हाई एंड मैप पे भी ले जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने इसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी करा रखी काफ़ी कुछ। तो अब लास्ट यही है कि इसके बाद अब तो बाइक लोडेड हो चुकी है, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। घर वाले जहाँ के लिए अलाउ कर दे मैं वहाँ चले जाऊँ क्योंकि ये होता है कि अगर आप एक फैमिली के साथ रह रहे तो उनको वो न्यूज़ वाली चीज़ देखते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। अगर कोई वहाँ पे कुछ नेगेटिव हो गया तो वो समझते हैं कि हमारे लिए भी वही होगा। पर एक ही देखो, इन फ्यूचर मैं इसको कहाँ लेके जा सकता हूँ, मैं अपने पिलियन के साथ कहाँ जा सकता हूँ, एंड बाकी वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कैसे जाता है वो चीज़। एनीवे चैतन्य भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरा चैनल बनाने के लिए। बाकी अगर आप चैतन्य भाई को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, उनका हेलमेट बॉय के नाम से इंस्टाग्राम पे चैनल है, जो इसी बाइक को लेके वो जो भी हरकतें करते रहते हैं इसके साथ। हरकतें हो गया और क्या बोलते हैं जो रोड टू रोड रिलेटेबल रील्स होती है वो मैं डालते रहता हूँ वो काफ़ी। सब आपको इनके इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप चाहिए इनको अपना प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए भाई को। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।